हेलो एवरीवन। मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th एंड 12th के लिए जो आइटम्स एंड फ्रेज पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको बड़े ही आसान तरीके से याद करेंगे। जी हाँ, मेरा गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे के सारे आइटम्स एकदम याद हो जाएंगे। सो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक मॉक टेस्ट रखा गया है। इन क्वेश्चंस को कंसल्ट करने के बाद आप उस मॉक टेस्ट को ज़रूर दें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने जो भी आइटम्स यहाँ पढ़े हैं क्या वो आपको याद हुए या नहीं हुए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस नज़दीक आ रहे हैं, और ये जो वोकेब वाला पोर्शन है, ये जो आपका वोकेब वाला पोर्शन है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आप देख सकते हैं कि ये आइटम्स एंड फ्रेज आपके 3 मार्क्स के आते हैं। जी हाँ, और ये वीडियो और ये जो आइटम्स होते हैं केवल आपको 11th एंड 12th लेवल पर ही नहीं, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे जाते हैं। अगर कोई कंपटीशन की एग्जामिनेशंस आप दे रहे हैं और अगर वहाँ पे ये आपके पूछे जाते हैं आइटम्स, तो वहाँ पे आपको आसानी से ये 11th एंड 12th की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मदद करती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स को। और जी हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और कमेंट करके मुझे इनकरेज करें, ताकि मैं आगे का भी इसका पार्ट बना सकूं। सो बिना देर किए हुए हम पहले आइटम्स को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने पहला जो आइटम्स है वो दिख रहा है ऑल इन ऑल। वो दिख रहा है ऑल इन ऑल। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल का मीनिंग जो यहाँ पर दिया हुआ है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा, इसको तो याद करना आसान है, क्योंकि ऑल मतलब होता ही है सब, और 2 बार ऑल आ गया है तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो कि ऑल इन ऑल मतलब सभी सभी, मीन्स हर में सबसे श्रेष्ठ आप कह सकते हो, सब में सबसे आगे आप कह सकते हो। ठीक है, तो सर्वे सर्वा, इसका यहाँ पे जो आपका वाक्य प्रयोग दिया हुआ है आप देख सकते हो, लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, आप वाक्य प्रयोग जो यहाँ पे ऑल इन ऑल किया गया है, इसकी जगह पे आप अपने से भी यूज कर सकते हो, लाइक माई ग्रैंडफादर इज़ ऑल इन माई फैमिली। बहुत ही आसान तरीके से आप जो है कि ऑल इन ऑल का प्रयोग कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल से याद रखें क्या मतलब होता है, सर्वे सर्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपको पता होगा कि जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तो जब सिक्सेस एंड सेवेंस, सेवेंस तो नहीं होते हैं, लेकिन जब सिक्सेस लगते हैं, जब छक्के लगते हैं, तो गेंद क्या होती है, बिखर जाती है। इट मीन्स आउट ऑफ द स्टेडियम या फिर आउट ऑफ द ग्राउंड चली जाती है। उसी को कहते हैं बेतरकीब, यानी कि हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब आपने किसी चीज़ को सही क्रम में नहीं रखा, बल्कि इधर उधर फेंक दिया। कभी लेफ्ट में फेंका, कभी राइट में सिक्स मारे, कभी आपने फ्रंट पे सिक्स मारे, कभी आपने बैक में सिक्स मारे। तो इस प्रकार आप कह सकते हो बेतरकीब। ठीक है, तो इसका क्या वाक्य प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है, योर चिल्ड्रेन केम इन टू माई रूम एंड लेफ्ट माई ऑल बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवेंस। यानी कि आपके बच्चे, यानी किसी के बच्चे हैं जो मेरे कमरे में आए और आकर के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सारे किताबों को, सारी बुक्स को इधर उधर फेंक दिया। ठीक है, तो सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब छींट देना, बिखेर देना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में केवल उन्हीं आइटम्स को देखेंगे जो आपके लायक हैं, कुछ को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे ऐड फ्यूल टू फायर। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन। जैसे कि ईंधन के रूप में तो हम ऑयल का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। ऑयल में आपका घी भी आ जाता है। ठीक है, तो हमने एक कहावत सुना होगा कि अग्नि में घी डालना, आग में घी डालना। ठीक है, या किसी चीज़ को जो पहले से ही, मान लो कोई गुस्सा है, उसको और क्रोधित कर देना, उसको और चढ़ा देना। ठीक है, तो
ऐड फ्यूल टू फायर। फ्यूल मतलब होता है जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ईंधन, और फायर मतलब आग। आप आग में जितना फ्यूल डालोगे वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में क्या करना, घी डालना। जैसे कि आपका यहाँ वाक्य प्रयोग क्या दिया हुआ है, द ऑफिसर वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री। मीन्स जो ऑफिसर था वो पहले से ही बहुत नाराज था। बट द डिसकोर्टियस आंसर ऑफ रमेश एडेड फ्यूल टू फायर। लेकिन जो रमेश ने डिसकोर्टियस मतलब अपमानजनक जो उत्तर दिया, जो गुस्से में आंसर दे दिया रमेश ने, उसने उसको क्या कर दिया, उसने उस ऑफिसर को और भड़का दिया। तो इसी को कहते हैं गाइस ऐड फ्यूल टू फायर। अब एक चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो ऐड दिया हुआ है इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ऐड का एडेड कर दिया है। तो आइडम्स का जब आप वाक्य प्रयोग करते हो, जब अपने सेंटेंस में आप आइडम्स का प्रयोग करते हो, तो वहाँ पे आप वर्ब के किसी भी फॉर्म का यूज कर सकते हो। सेंस वही रहेगा, अग्नि में घी डालना, यानी कि आग में घी डालना। चलिए तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और फोर्थ आइटम्स की तरफ। जी दोस्तों, तो हमारा फोर्थ है ऑल इन सन्ड्री। ऑल इन सन्ड्री, इसको कैसे याद करेंगे, यानी कि हम देखिए, हम जब स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑल मतलब कोई बच्चा है जो फ्राइडे टू सैटरडे जाता, सॉरी संडे, मंडे टू सैटरडे जाता है और साथ में वो संडे को भी जाता है, मतलब वो संडे को भी भेदभाव नहीं करता। मीन्स उसको ये भी नहीं लगता है कि संडे है तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, वो संडे को भी जाता है, जाके स्कूल में पढ़ाई करता है। तो ऑल इन सन्ड्री मतलब वो बच्चा प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के, उसके लिए कोई दिन छुट्टी नहीं है। तो प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के, यानी कि हर दिन, वो हर दिन क्या करता है, स्कूल जाता है, हर दिन जाता है, हर दिन पढ़ता है। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे प्रत्येक, बिना भेदभाव के। इसका वाक्य प्रयोग कैसे दिया हुआ है देखते हैं। माई फादर इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द लोकेलिटी टू द मैरिज पार्टी। यानी मान लो किसी के घर पे शादी है, वो कह रहा है कि मेरे पिताजी ने पूरी लोकेलिटी को, पूरी मतलब आस पड़ोस के लोगों को क्या कर दिया है, मैरिज पार्टी में ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के बुला दिया है। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के। नंबर 5 पे जो हमारा है एट्स एट वंस विट्स एंड। इसको बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं हम। देखिए दोस्तों, विट्सफुल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बुद्धिमता। तो यहाँ पे केवल विट्स दिया हुआ है, तो विट्स का मतलब बुद्धिमानी, और आपका एंड्स दिया हुआ है, एंड्स का मतलब हो जाएगा ख़त्म हो जाना। यानी कि जब किसी के पास समझ ही नहीं रह जाएगी, किसी के पास बुद्धि नहीं रह जाएगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो चकरा जाएगा। क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा। चकराने का मतलब सरप्राइज हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा। देखिए वहाँ पे दिया हुआ है ना, टोटली कंफ्यूज्ड। क्या दिया हुआ है, टोटली कंफ्यूज्ड। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे विट्स मतलब क्या होता है, बुद्धिमता, इंड्स मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, और जब बुद्धि ख़त्म हो जाएगी तो इंसान क्या हो जाएगा, टोटली कंफ्यूज्ड, वो पूरा का पूरा हैरान हो जाएगा। तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। लिखा हुआ है द थीव्स वर एट दियर विट्स एंड व्हेन दे सा द पुलिस कमिंग। जब चोरों ने पुलिस को आते हुए देखा तो उनका क्या हुआ, अब जो है कि पूरे तरह से उनका माथा चक्कर आ गया, मतलब वो पूरे कंफ्यूज्ड हो गए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर पर जो हमारा आइटम्स दिया हुआ है एबव बोर्ड, इसको कैसे याद रखेंगे। इसकी मीनिंग होती है ईमानदार तथा स्पष्ट। इसको याद करने का भी आसान तरीका है। देखिए, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो कोई टीचर आपको पढ़ाते समय अगर ऐसे ओरली पढ़ा रहा है, केवल एक्सप्लेन कर रहा है, लिख नहीं रहा है बोर्ड पे, तो आपको कम समझ में आएगी। मान लो आपको भारत के बारे में, आपको जियोग्राफी पढ़ाया जा रहा है, तो जियोग्राफी पढ़ाते समय अगर टीचर बोर्ड का क्या करता है, यूज करता है एबव बोर्ड, मीन्स अगर बोर्ड के ऊपर फिगर बनाकर, मैप बनाकर भारत का पढ़ाता है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो यहाँ से याद रखेंगे ईमानदार और स्पष्ट। और टीचर कैसा है, तो मेहनत करके पढ़ा रहा है, केवल बैठ करके ओरली नहीं पढ़ा रहा है, वो आपको फिगर के थ्रू मेहनत करके पढ़ा रहा है और बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो वहाँ से वो स्पष्ट भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार याद रखेंगे एबव बोर्ड यानी कि ईमानदार तथा स्पष्ट। जैसे ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विथ हिज कस्टमर। इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज ड्यूटी, यानी कि वो अपने कर्तव्य में हमेशा क्या होता है, एबव बोर्ड होता है, यानी कि ईमानदार भी होता है तथा स्पष्ट भी होता है। ओके गुड, चलते हैं नेक्स्ट आइटम्स की तरफ।
नेक्स्ट आइटम्स है एन एपल ऑफ डिस्कार्ड। यहाँ पे देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, अभी 2018 में रिसेंटली पूछा गया था। देखिए एन एपल ऑफ डिस्कार्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये दो अलग अलग हैं। यहाँ से ये बोन ऑफ कंटेंशन, ये बोन ऑफ कंटेंशन अलग आइटम्स है जिसकी सेम मीनिंग होती है, और आपका एन एपल ऑफ डिस्कार्ड अलग है। बट दोनों की जो मीनिंग होती है गाइस वो एक ही होती है, क्या होती है? झगड़े की जड़। अच्छा, इसको कैसे याद करें? जैसे अब बोन ऑफ कंटेंशन, एक हड्डी है, एक हड्डी है जिसके लिए दो कुत्ते क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। हड्डी के लिए कौन लड़ता है? जनरली हमने देखा होगा आसपास में कभी हड्डी के लिए कुत्ते या बिल्लियाँ लड़ते हैं। तो जब भी हड्डी की बात आए तो हड्डी के लिए लड़ता कौन है? तो कुत्ते या बिल्लियाँ। तो यहाँ पे झगड़े की जड़ क्या भैया? तो बोन है, आपकी हड्डी है। एन एपल ऑफ डिस्कार्ड उसी प्रकार याद रखेंगे कि दो भाई हैं, दो भाई के बीच में माँ ने एक सेब रख दिया है, अब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा एन एपल ऑफ डिस्कार्ड, एन एपल ऑफ डिस्कार्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन, इन दोनों की मीनिंग हो जाएगी झगड़े की जड़। अब इसको याद कैसे करें? बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब दोस्तों आपके एग्जाम में एक ही देगा, या तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड देगा और अ बोन ऑफ कंटेंशन देगा। तो यहाँ पे तो दोनों यूज किया हुआ है सेंटेंस में, बट आपको नहीं यूज करना है। आपको एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड दिया है तो उसी को यूज करना है, और अ बोन ऑफ कंटेंशन दिया है तो उसी का इस्तेमाल करना है। चलिए अपने क्रम में हम देखते हैं, अगला है हमारा एट ड्रैगस ड्रॉन। क्या दिख रहा है? एट डैगर्स ड्रॉन। तो डैगर्स का मतलब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज़ में लोग इस तरह के वेपन्स का यूज करते हैं, कटार टाइप का होता है, कटार जिसको आप कह सकते हो। तो ये आपका जो कटार होता है जिसको हम नारियल वारियल काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ में जब भी वो आपस में लड़ते हैं तो डैगर्स निकाल लेते हैं, मतलब कटार निकाल लेते हैं। अब देखो ये ड्रॉन जो है, ड्रॉन, तो ड्रॉ एक वर्ड होता है, DRAW। ड्रॉ का जो थर्ड फॉर्म है गाइस, ड्रॉ का जो थर्ड फॉर्म है वो ड्रॉन होता है, ठीक है। तो कोई कटार निकाल लिया, तो जनरली कटार हम निकालते कब हैं? जब साउथ इंडियन मूवीज़ में जब भी वो आपस में लड़ने के होते हैं, जब उनके बीच दुश्मनी होती है, घोर शत्रुता, इट मीन्स वो एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं, तो अपने कटार को निकाल लेते हैं। तो एट डैगर्स ड्रॉन से क्या याद रखेंगे? घोर शत्रुता। इसका वाक्य प्रयोग भी अच्छा दिया हुआ है, राणा प्रताप एंड अकबर वर एट ड्रैगस ड्रॉन, यानी कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में घोर शत्रुता थी विथ ईच अदर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि एक ईच अदर होता है और एक होता है, आपने पढ़ा होगा, वन अनदर। क्या आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? देखिए, जो आपका क्या होता है, जो आपका ईच अदर होता है, जो आपका ईच अदर होता है वो होता है आपके किसके लिए? तो वो आपका होता है दो के लिए, ठीक है। और जो आपके क्या होते हैं, ये जो आपके ये क्या होते हैं? वन अनदर होते हैं, ये आपके होते हैं दो से ज़्यादा लोगों के लिए। तो यहाँ से याद रखेंगे आप। तो ड्रैगस ड्राउन आपको याद हो गया। आगे चलते हैं, 9 नंबर पे है एन एप्पल्स ऑफ वन आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि आंखों का तारा होना। ये तो बड़ा ही फेमस आपका रहा है, और देखिए यहाँ पे पूछा कब कब गया है? 2008, 2010, 2019, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये आ सकता है। तो गाइस इसको आप जरूर याद कर लेंगे, एट डेगस ड्रॉन को, एट डेगस ड्रॉन कर रहा हूँ, एन एप्पल्स ऑफ वंस आई को, आंखों का तारा होना। तो ये तो याद हो जाएगा आई थिंक आपको। भाई कैसे याद होगा? तो वंस आई आपको याद यहीं से कर लेना है कि वंस आई का मतलब होता है, वंस आई का मतलब होता है कि एक आँख या किसी का आँख। तो आँख से याद रखेंगे क्या? आँखों का तारा होना। सुधीर इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, यानी वंस को हटा करके मदर कर दिया है। अब मदर क्यों कर दिया है? क्योंकि अपनी माँ के आंखों का तारा है। तो हम वंस की जगह पे मदर्स का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगेंस्ट द रेनी डे, यानी कि आप बताओ कि जो बरसात के दिन होते हैं, तो आपने सुना होगा दुकानदारों से ये कहते हुए कि यार बड़ी कड़की चल रही है क्योंकि कस्टमर आते नहीं हैं। तो रेनी डे को हम जनरली क्या मानते हैं? अब हम मानते हैं कि हमारे जीवन का ये जो सीज़न होता है रेनी डे, ये काफ़ी मतलब ट्रबल क्रिएट करता है, क्योंकि बारिश होती है, कोई काम धाम चलता नहीं है, लोगों को परेशानी होती है। तो रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिन, ठीक है। और अगेंस्ट मतलब होता है के लिए,
के विरोध तो यानी के लिए, तो बुरे दिनों के लिए। यहाँ पे वाक्य प्रयोग कैसे किया हुआ है, देखिए वाक्य प्रयोग में लिखा है एवरीवन शुड हैव समथिंग अगेंस्ट द रेन डे। मतलब हर व्यक्ति को अपने बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए, कुछ ना कुछ बचाकर रखना चाहिए। तो आप इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से आगे देखते हैं। आगे हमारा है एट आर्म्स लेंथ। दोस्तों इसको भी याद करना आपको बड़ा ही आसान होगा। जैसे कि आप जब अपने स्कूल के ग्राउंड में जब आप प्रेयर करते होंगे तो आपको कहा जाता होगा एक हाथ की दूरी ले लो। तो जो एक हाथ की दूरी पे आपका क्या होता होगा, फ्रेंड होता होगा, वो आपसे दूर होता होगा कि वो आपसे पास होता होगा, आप बताओ। तो कहोगे सर सर थोड़ा सा दूर होता होगा, क्योंकि कहा जाता था दूरी बनाओ। तो दूर, एक हाथ की दूरी, एट आर्म्स लेंथ यानी कि दूरी। दूरी से आप याद रखेंगे द फादर एडवाइज हिज सन टू कीप हिमसेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज़। मतलब पिताजी ने बुरे बच्चों से दूरी बनाने के लिए सलाह दी। तो यहाँ से एट आर्म्स लेंथ कैसे याद रखेंगे, जब आप स्कूल में होते थे, प्रेयर ग्राउंड में होते थे, तो आपको कहा जाता था कि भैया एक हाथ की क्या करो, दूरी बना लो। तो आर्म्स मतलब क्या होता है, हाथ या भुजा। तो यहाँ से याद रखेंगे आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, इसको तो आप याद कर लो, इसके लिए कोई ट्रिक बन नहीं पा रहा एक्चुअली। तो एन एक्स टू ग्राइंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। पीपुल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड। मतलब लोगों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो इसको तो याद कर लीजिएगा, इसके लिए कोई आइडिया नहीं बन रहा है। हाँ, एट 11th आवर को याद करना आसान है। जैसा कि हम मानते हैं कि हमारे जो डे का टाइम होता है उसमें 12 आवर, और जो हमारे नाइट का टाइम होता है उसमें 12 आवर, यानी कि 12 करके इट्स इक्वल टू 24 आवर्स हो जाते हैं, राइट। तो 24 आवर्स में अगर कोई व्यक्ति काम, जैसे 12 आवर, जैसे दिन में किसी को काम करने के लिए कहा गया, जनरली रात को तो कोई काम करता नहीं है, लेकिन वो बंदा दिन में क्या करता है, 11th आवर यानी कि 11वें घंटे में, 11th आवर यानी कि 11वें घंटे में वो जाके काम करता है। तो व्यक्ति क्या है, बड़ी आलसी है, अंतिम समय पर वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, अंतिम समय पर। तो इस प्रकार एट द 11th आवर से आप क्या याद रखेंगे कि अंतिम समय पर। इफ़ यू बिगिन योर स्टडीज़ एट द 11th आवर यू कांट बी श्योर टू पास। मतलब अगर आप लास्ट में, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लास्ट में, जैसे कि आपको जनवरी में, फरवरी में आप जो कि अपने स्टडी को स्टार्ट करते हो, तो वहाँ आप पास तो हो जाओगे, बट इट इज़ नॉट गारंटेड कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस लास्ट तक अच्छी लगेगी तो आप इसे शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चों को भी फ़ायदे मिल सके। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो भी आइटम्स याद करवाए गए वो याद हुए या नहीं हुए। ठीक है, चलिए आते हैं हम। अगला हमारा है एट स्टोन्स थ्रो। अच्छा, इसको भी याद करना हम अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं बैठे हुए हैं घास के मैदान में और कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो हमारे दोस्त से मैंने कहा कि जाओ भाई देखो तो वहाँ पे कुछ है, तो उसे दिख नहीं रहा, तो हम एक पत्थर उठाते हैं और थ्रो करके उसको फेंक करके बताते देखो वहीं पे है, वहीं पे 2 रुपये का सिक्का गिरा हुआ, उसको उठा के लाओ। तो जब हमने स्टोन को थ्रो किया, पत्थर को फेंका, यानी कि वहाँ से और हमारी दूरी क्या थी, पास में थी, तभी तो चीज़ें दिख रही थी। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं एट स्टोन्स थ्रो मतलब क्या हो जाएगा, पास, नियर। योर अंकल लिव्स एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। तुम्हारे चाचा मेरे घर के पास में रहते हैं। तो यहाँ से याद हो जाएगा। अब आ जाइए, ये नीचे की कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम के लायक नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आगे हम चलते हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है वही हमें देखना है। चलिए गाइस, तो हमें देखना है, हमारे सामने है, क्या दिख रहा है हमारे सामने कि लिखा हुआ है अ बेड ऑफ रोजेज़। इसको कैसे याद करेंगे, तो बेड ऑफ रोजेज़, भैया किसी के पास क्या है, किसी के पास बिस्तर नहीं है सोने के लिए, और कोई बेड ऑफ रोजेज यानी कि गुलाबों के बिस्तर पे सो रहा है। इट मीन्स वो बड़े ही आराम की जीवन को क्या कर रहा है, व्यतीत कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वाइट कंफर्टेबल, इस पे मत जाइएगा, इसकी हिंदी फूलों की सेज पे मत जाइएगा, नहीं तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्वाइट कंफर्टेबल का मतलब उसका जो जीवन है बड़े ही आरामों से गुजर रहा है। जैसे कि द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक होता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम एक फैमिली में डील कर रहे हैं तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। सोचिए जो बंदा पूरे देश को चला रहा होगा उसको कितनी सारी मतलब
डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़। तो बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब आप फूलों की सेज से न बल्कि क्वाइट कंफर्टेबल मतलब पूर्णतः आरामदायक कह सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, इसको भी याद मैं करवा दे रहा हूँ आपको। आपने अगर सेब खाया होगा, जनरली तो सब खाए होंगे, तो आप सेब खाते हो तो आपने देखा होगा कि सेब के अंदर जो उसके क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक एप्पल हो गया, ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, सॉरी, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, एप्पल हो गया। और एप्पल के बीच में क्या होता है कि एप्पल के बीच में जो यहाँ पे एक क्या होता है, एक कमरा बना होता है, ठीक है। और उसके जितने भी सीड होते हैं, जितने भी उसके क्या होते हैं, सीड होते हैं, और जो बीज होते हैं, वो एकदम क्रम में उसके बीच में सेंटर में, जैसे गुआवा आप खाओ तो गुआवा में जो सीड होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, मीन्स डिसऑर्डर में होते हैं। लेकिन सेब के अंदर के जो क्या होते हैं, सीड होते हैं, वो चारों तरफ एक कोस्ट में, चारों तरफ एक कमरे में बंद होते हैं, एक मतलब सर्कल में आप कह सकते होते हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित। अच्छा, हमने सबसे पहले पढ़ा था सुव्यवस्थित का मतलब होता है कि सही ढंग से, जैसे सी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, वो अपने किताबों को सही क्रम में रखती है। अच्छा दोस्तों, हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी कि इसका मतलब मैंने बताया था कि बेतरकीब। तो ये एप्पल पाई ऑर्डर का ठीक क्या है, अपोजिट है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ, लगभग हम एंड की ओर हैं। हाँ, लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर दें आप, ताकि आपको पता चल सके कि याद हुआ या नहीं हुआ। देखिए अगला है बेटा कि ऑल ऑल ग्रीक एंड लैटिन। अगर आपको कोई लेटर मिल गया, अगर किसी ने आपको कोई लेटर भेजा और वो लेटर किस लैंग्वेज में है, ग्रीक में है या किस लैंग्वेज में है, लैटिन भाषा में लिखी हुई है, तो आपको समझने में क्या होगी, बड़ी ही कठिनाई होगी। क्योंकि आप जनरली हिंदी पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, उर्दू पढ़ सकते हो, बट ग्रीक एंड लैटिन is a foreign language, so it is very difficult to study about those language। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब क्या होता है, समझने में कठिन। जैसे हिज लिटरेसी स्पीच, उसकी जो क्या थी, स्पीच थी, वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत से लोगों के लिए समझने में क्या थी, समझने में बहुत कठिन थी। तो ऑल इन ग्रीक यानी कि ग्रीक और लैटिन भाषा समझने में क्या होती है, कठिन होती है। अच्छा, अगला तो आसान है भाई, और लाफिंग स्टॉक याद रखना। कैसे याद रखना, तो लाफिंग हंसना, हंसी से याद रखना, और स्टॉक मतलब यहाँ पर पात्र। तो लाफिंग स्टॉक मतलब क्या हो जाएगा, हंसी के पात्र। जैसे कि मोहन्स एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है हिज फुलिश आर्गुमेंट हैज़ मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक्स ऑफ ऑल। तो लाफिंग स्टॉक का मतलब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है लाफिंग स्टॉक का मतलब कि क्या हो जाएगा दोस्तों, लाफिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा आपका हंसी का पात्र। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट रखा है, देखते हैं कि जो आपने पढ़ा क्या आपको ये कारगर मतलब साबित हो रहा है, क्या आपने जो पढ़ा आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, तो उसको हम देखते हैं अभी। चलिए इट्स ओके। तो सबसे पहले नंबर पर है एन एप्पल्स ऑफ वंस आई। तो क्या बताया गया था आपको, एप्पल्स ऑफ वन आई। मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ से आई से पकड़ना है। आपको कहाँ से पकड़ना है दोस्तों, आई से, आँख से, और एप्पल्स मतलब तारा, ठीक है। तो यहाँ पे एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या हो जाएगा, आँखों का तारा। अभी मैंने आपको बताया था रिसेंटली अ बेड ऑफ रोजेज़। तो बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब हो जाएगा क्या, मैंने क्या बताया था आपको, ईजी वर्क। क्या बताया था, ईजी वर्क। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बेड ऑफ रोजेज़, इसका मैंने वाक्य प्रयोग भी बताया था कि द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। तो एप्पल्स ऑफ वन आई का याद रखेंगे आप बेड ऑफ रोजेज़ से। चलिए आगे चलते हैं, हमारा आगे है एप्पल पाई ऑर्डर। मैंने बताया था ना आपको, आप सोचिए याद हुआ कि नहीं, आपको याद आ रहा है एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया था। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था कि जब हम सेब खाते हैं तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो पूरा ऑर्डर में, सही क्रम में होता है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो जाएगा सुव्यवस्थित तरीके से। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हो कि सीता अपने किताबों को सुव्यवस्थित तरीके से क्या करती है, रखती है। चलिए ऑल ग्रीक एंड लैटिन, अगर कोई लेटर आपको लैटिन और ग्रीक भाषा में मिल जाए तो वो लेटर आपके लिए क्या हो जाएगी, वो लेटर आपके लिए हो जाएगी कठिन, समझने में कठिन। चलिए उसके बाद आपका मिल रहा है अ लाफिंग स्टॉक।
अभी तो बताए थे लाफिंग स्टॉक। बताइए तो क्या होगा लाफिंग स्टॉक का मतलब? तो लाफिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा, लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हंसी के पात्र। अभी बताया ना, हंसी के पात्र। चलिए, अ स्टोन एट अ स्टोन्स थ्रो। अभी इसको मैंने कैसे समझाया था आपको? जैसे मान लो आप फील्ड में बैठे हुए हो, कुछ चीज़ आपको, कोई वस्तु है जो दिखाई दे रही है, आपने एक पत्थर फेंका और बताया कि वहाँ पे है, यानी कि वो वस्तु आपके क्या थी? पास में थी। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हो जाता है पास। फिर अगला है एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर को कैसे याद रखना है? कोई व्यक्ति है जो 12 घंटे उसको दिए गए हैं, लेकिन काम को करता कब है? वो करता है 11वें घंटे में, यानी कि अंतिम समय में। वो काम को कब कर रहा है? अंतिम समय में। तो इसको याद रखिएगा। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, अ बोन ऑफ कंटेंशन। इन दोनों को याद कैसे रखेंगे? इनकी मीनिंग क्या होती है? तो मैंने बताया था ना कि दो बिल्ली या कुत्तों के बीच में क्या है? एक बोन है, एक हड्डी है, तो झगड़ा तो होगा ही। या दो भाइयों के बीच में क्या है? एक सेब रख दिया गया है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, उनके बीच में एक सेब रख दिया गया है, तो एक ही सेब है, बच्चे दो हैं, एक हड्डी है, दो बिल्ली या दो कुत्ते रहेंगे तो क्या होगी? झगड़ा तो होना जायज़ ही है। चलिए, अब आते हम अपने अगले आइटम्स की तरफ। देखेंगे क्या है लिखा हुआ है। एट ड्रैगस ड्रॉन, मतलब जब आपने, मैं इसको कैसे समझाया था कि जब आप साउथ इंडियन मूवी देखते हो तो डैगर्स यानी कि कटार, वो क्या करते हैं? ड्रॉन मतलब निकाल लेते हैं। तो जब कटार निकल जाती है, यानी उन दोनों के बीच क्या होती है? घोर शत्रुता होती है, घोर दुश्मनी, बड़ी दुश्मनी होती है, आप कह सकते हो। चलिए, अब बोर्ड को मैंने कैसे समझाया था? एक टीचर है जो आपको मैप पढ़ा रहे हैं, इंडिया का मैप बता रहे हैं, ऐसे ओरली बता रहे हैं कि साउथ में ये है, नॉर्थ में ये है, ईस्ट में ये है, तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी चीज़ को अगर वो बोर्ड पे फिगर ड्रॉ कर दें, मैप ड्रॉ कर दें बोर्ड पे, और फिर आपको जब पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? स्पष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई? स्पष्ट। और वो टीचर पढ़ाएंगे कैसे? तो कहलाएगा कि वो टीचर ईमानदारी से पढ़ाएं और स्पष्ट पढ़ाएं। तो यहाँ से याद रखेंगे। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है भाई। फायर मतलब आग, फ्यूल मतलब ईंधन। याद आया कुछ? आग में घी डालना। जी दोस्तों, याद रखिएगा, आग में घी डालना। चलिए, हमारा अगला आइटम्स है एट आर्म्स लेंथ। तो इसको कैसे याद रखें? एट आर्म्स लेंथ को याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है कि जब हम क्या करते हैं, अपने स्कूल में जब प्रेयर कर रहे होते थे तो हमें कहा जाता था कि एक हाथ की एट एट आर्म्स लेंथ, यानी कि एक हाथ की दूरी ले लो। यानी कि दूरी से, यहाँ पर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका संबंधित है दोस्तों दूरी से। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे जो चाचा हैं वो थोड़ी ही दूर पर हमारे घर से क्या करते हैं? रहते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा। मैंने बताया था एट्स वंस विट्स इंड। तो विट्स मतलब मैंने बताया था क्या होता है? बुद्धि। और इंड मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो बुद्धि का समाप्त हो जाना, जब बुद्धि काम न करे तो इंसान चकरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे कि चकरा जाना या कंफ्यूज हो जाना। चलिए दोस्तों, हमारा लास्ट है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। मैंने बताया था इसको कि जब कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है तो वो जो है कि सिक्सेस मार रहा है, तो कभी मारेगा वो राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी फ्रंट में, कभी बैक में। तो वो पूरा मतलब क्या है? फील्डिंग को डिसऑर्डर कर देगा। डिसऑर्डर मतलब कभी फील्डिंग इधर लगेगी, कभी उधर लगेगी, कभी इधर लगेगी। तो इस प्रकार कह सकते हो कि जैसे कि पूरा मतलब किसी चीज़ को अव्यवस्थित कर रखना। जैसे मोहन अपनी किताबों को अव्यवस्थित रखता है, या तुम्हारे बच्चे ने मेरे सारे सामान डिसऑर्डर कर दिए, यानी कि एट सिक्सेस एंड सेवेंस के रूप में क्या कर दिए? बिखेर दिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है कि मोटिवेट हो करके और फिर आगे का वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। बाय।